रिकवरी एजेंट के रूप में आपने गाड़ी की एक किस्त बाउंस हुई, सड़क चलते आपकी गाड़ी उठा ली जाती है, जबकि अपराध है। अगर कोई गाड़ी उठाता है उसके खिलाफ केस होगा। यह पटना हाईकोर्ट ने कहा। कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा? यह बात तो बैंक वाला बता सकता था कि सड़क चलते किसी गाड़ी नहीं उठाई जा सकती। ये तो लोन देते समय बताया जा सकता था कि अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो ये कोई अपराध नहीं होगा, आप उसको बाद में जमा करा सकते हैं, आपकी गाड़ी छीनी नहीं जाएगी, आपके घर पर कब्जा नहीं किया जाएगा। जो काम मैं कर रहा हूं, असल में ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार के लोग ये मानकर ही तैयार नहीं। कितनी बड़ी समस्या है। वो तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। शुरू में कहते, अब तो नहीं कहते। उन्हें लगता था हम तो अपनी तरफ से बना रहे हैं समस्या। तो मैंने ठीक है, एक काम करते हैं, हम जो लोग परेशान हैं उनकी जानकारी आपके पास ले आते हैं, तब तो आपको यकीन हो जाएगा कि लोग परेशान हैं। और जब 25,000 लोगों की जानकारी भेजी गई, तब सरकार को वो नंबर बहुत कम लग रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब संख्या हो गई 50,000 तो सरकार को लगा हाँ कुछ गंभीर समस्या है, यानी कि जो कह रहे हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई है। जब संख्या हुई 1,00,000 तो फिर सरकार से जवाब आने शुरू हो गए। वित्त मंत्री से लेटर का जवाब आने लगा, आरबीआई से जवाब आने लगे। जब संख्या हुई 2,00,000 तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आने लगे, और अभी 4,00,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। सोचिए जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां सरकार खड़ी होगी, सरकार आकर के आपसे कहेगी भाई बताओ क्या करना है। लेकिन वो 1 करोड़ होंगे कैसे, हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं वर्धा आ गया, लेकिन मैं आपके गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता, एक एक घर तो नहीं जा सकता। आप जा सकते हो, आप तो अपने गली मोहल्ले में रहते हो ना। बस इतना सा कर लो कि अपने आस पड़ोस के 100, 200, 500 लोगों को ये जानकारी दे दो बस कि भाई अगर कर्जा है तो कोई गलत कदम मत उठाना, कर्जा है तो परेशान मत होना, देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। बस इतनी जानकारी दे दो। कोई फॉर्म का लिंक भी देने की जरूरत नहीं अगर तुम नहीं देना चाहते। ये भी बताने की जरूरत नहीं तुम्हारे ऊपर कर्जा है, कुछ भी मत बताओ। जितने तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनमें ही डाल दो कि भाई गूगल पे सर्च कर ले कर्ज मुक्त भारत अभियान। जैसे वो गूगल पे सर्च करेगा उसे फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, सारी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। अब आपको कोई और लिंक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाओ। हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। ये जो घटना घटी आज अखबार में आ जाइए, कल की घटना है, हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, उसे पता ही नहीं चला। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उस व्यक्ति को पता होता कि कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति अभियान चला रहा है तो वो अपने परिवार को नहीं मारता, वो आत्महत्या नहीं करता। कम से कम एक उम्मीद तो होती कि कोई है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, आज नहीं तो कल शायद कर्जा माफ हो जाएगा। और मैं जहां भी जा रहा हूं लोगों को यही बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कब होगा, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। अब कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा है। और हमने इसी महीने की 30 तारीख लास्ट डेट दी है। जंतर मंतर आप में से कुछ लोग आए थे कार्यक्रम में, मैंने मना किया था दिल्ली से बाहर से लोग मत आना, फिर भी दिल्ली से बाहर से भी सैकड़ों की संख्या में लोग थे। वहां आपने कार्यक्रम देखा होगा, हजारों लोग थे वहां पर, हजारों लोग। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, हजारों लोग पहुंचे। और वहां सबके सामने हमने तय किया कि सरकार को 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया जाए। 30 जून तक का समय है सरकार के पास। सरकार तय कर ले उसे जनता का कर्जा माफ करना है कि नहीं करना। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम निर्णय लेंगे कि अब सरकार का क्या करना है। जनता का कर्जा माफ तो करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। और मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, कलीम भाई के ऊपर कर्जा नहीं है, आपके प्रदेश प्रभारी है अरविंद जी, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, अक्षय के ऊपर, आपके लोकसभा प्रभारी है, कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम के किसी साथी पर कोई कर्जा नहीं है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने बार बार कहा, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, हैं, जानवर भी अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते हैं। इंसान वो है जो दूसरों की लड़ाई लड़े, जो दूसरों का साथ दे, जो दूसरों का सहयोग करे। और बापू ने, महात्मा गांधी जी ने हमें यही तो सिखाया। उन्होंने अपने लिए थोड़े लड़ाई लड़ी थी भाई, उन्हें तो पता था, वो बैरिस्टर थे, अच्छी कमाई कर रहे थे, अच्छा स्टेटस था, साउथ अफ्रीका में रहते रहते क्यों आए थे? आम जनता के लिए, आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से एक एक जगह जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन आपको भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। 3-4 चीजें हैं जो हम मदद कर रहे हैं, वो भी बता देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे कर्जा मुक्ति अभियान मदद कैसे करता है। लोग सवाल पूछते हैं कि मैं एक फॉर्म भर दूंगा, मेरा लोन माफ हो जाएगा, मैंने आज फॉर्म भरा, कल से मैं ईएमआई देनी बंद कर दूं। मैं आपको सही तरीका बताना चाहता हूं कि कर्जा माफी का नियम क्या है और हम क्या क्या मदद कर रहे हैं। 4 स्तर पे हम मदद कर रहे हैं आपकी। पहली मदद क्या है? सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग कर्जे के अंदर हैं।
उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके फॉर्म भर करके जो जानकारी आप लिख कर देते हैं वो जानकारी सरकार को दी जाती है। आज भी मैं आपको फाइल नंबर दूंगा, आपका जो फाइल वित्त मंत्रालय भेजी गई है, जिनको फाइल नंबर नहीं मिला वो फाइल नंबर लेकर के जाना। जिन लोगों ने भी 31 मई तक फॉर्म भरे हैं, 31 मई तक के फॉर्म ने जमा करा दिए, जो जून में भरे जाएंगे उनके फॉर्म जुलाई में जमा करा देंगे। सरकार को पहला काम हम ये कर रहे हैं आपकी मदद करने का, कि आप परेशान हैं, ये सरकार को सपना नहीं आएगा। वर्धा में कोई आदमी कर्जे कारण परेशान है, ये वित्त मंत्री को सपने में नहीं आने वाला है, प्रधानमंत्री को सपने में नहीं आने वाला। उन तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी और उन तक जानकारी पहुंचाने का पहला काम हम कर रहे हैं, पहली मदद कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे वो फंसे कैसे। ज्यादातर लोगों को लगता है उनकी गलती है, उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और कैसे गलत नीतियां जिम्मेदार हैं? ज्यादातर लोगों ने बताया कि साहब हमारा व्यापार अच्छा चल रहा था, नौकरी चल रही थी, काम धंधा चल रहा था, लेकिन पहला झटका लगा जब 2016 में नोटबंदी करी गई। नोटबंदी के बाद व्यापार कम हो गए, नौकरियां छूटनी शुरू हो गई, हम कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने कहा वो झटका झेल गए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरा झटका लगाया जीएसटी के रूप में, उससे हमारा व्यापार तबाह हो गया। जिस कंपनी में हम काम करते थे वो कंपनियां बंद हो गई, हमारी नौकरियां छूट गई, जीएसटी ने हमारी कमर तोड़ी। कई व्यापारियों ने कहा नहीं उससे भी फर्क नहीं पड़ा हमें, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़कर रख दी। लॉकडाउन ने हमें कर्जे की दलदल में फंसा दिया। यहां जितने लोग भी बैठे हैं ईमानदारी से बताना, इन तीन में से कोई ना कोई कारण होगा। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि भारत में कोरोना से, लॉकडाउन से किसी की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं समझ नहीं आता मुझे कि ये लोग कहां जाकर के बात करते हैं। किसी भी मार्केट में चले जाएं, वर्धा की किसी मार्केट में चले जाएं, नागपुर की किसी मार्केट में चले जाएं, पता चल जाएगा। व्यापारी से पूछ ले व्यापार पहले कितना था और अब कितना, वो बता देगा व्यापारी। और यहां जितने लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई हाथ खड़े करो, कितने लोगों को लगता है लॉकडाउन से फर्क पड़ा? अब ये देखो, ये सरकार के लोग देख ले, हाथ खड़े करो, दिखा दो भाई सबको। ये इतने लोग हैं, ये मानते हैं लॉकडाउन से फर्क पड़ा। और यहां 100 में से 100 मानते हैं। 4 लाख के 4 लाख लोग जो जुड़े हमारे साथ, वो ये मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण फर्क पड़ा। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या कर रहे हैं? सरकार को यह सच्चाई बताने की कोशिश कि कहीं कोई व्यक्ति परेशान है कर्जे के कारण, और परेशानी का कारण जो है वो व्यक्ति खुद नहीं है। और व्यक्ति को भी बताने की कोशिश कि आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठाना, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों की दुआ से पिछले 1 साल में लगभग 30,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। साहब 30,000 ज्यादा लोगों को बचा चुके हैं। कल भी मैं दिल्ली में था, जनता दरबार लगा था, आपने वीडियो देखा हो, फोटो देखा हो, सैकड़ों लोग आए वहां भी मिलने। एक बच्ची आई, रोने लगी आकर के, बैठ करके मेरे सामने, कहते सर जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि आपकी एक वीडियो देख ली थी, मुझे लगा एक उम्मीद है, कोई व्यक्ति है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, नहीं तो मैं मर जाती। एक सज्जन आया, वो कहते मैं इंग्लैंड में रहता था, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ चुका था, मुझे लगा कि अब जीवन बचेगा नहीं। उस दिन से वापस आया इंडिया में, आपके जो रणनीतियां बताई उस पर काम करना शुरू करा, और कम से कम आज मैं जिंदा हूं। अच्छा लगता है कि किसी का जान बचा पा रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है बहुत सारे लोगों की जान नहीं बचा पा रहे, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। बस ये बताने की कोशिश है कि आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। भाई लॉकडाउन आपने तो नहीं लगाया ना, जीएसटी आप तो नहीं लेके आए, नोटबंदी आपने तो नहीं करी। जब कोई गुनाह आपने नहीं करा तो सजा आपको क्यों मिले? सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दीजिए। कोई गलत कदम नहीं उठाना। और किसी को दिक्कत आ रही हो, रहने की दिक्कत आ रही हो, खाने की दिक्कत आ रही हो, कोई और समस्या आ रही है, मेरी टीम के साथियों से संपर्क करो, मुझसे संपर्क कर लो, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी करा दूंगा। कम से कम कोई गलत कदम मत उठाओ बस। और हर किसी को ये बताओ, कोई आपके जान पहचान में व्यापारी हो, नौकरी करने वालों, नौकरी छूट गई, कोई दिक्कत आ रही है और वो व्यक्ति किस्त नहीं भर पा रहा, उसको बोलो कोई बात नहीं, अगर तेरे को रहने खाने की दिक्कत आ रही है सर से संपर्क कर ले। हम लोग नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की हम मदद कर रहे हैं। किसी को कहीं गुरुद्वारे में बात कर रहे हैं, किसी को कहीं धर्मशाला में बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बात की गई है, कई जगह सांसद के पास भेजा गया, विधायक के पास भेजा गया, और उनको दवाई के खाने के पैसे दिलवाए जा रहे हैं। आपके भी जो सांसद हैं उनके पास भी भेज दूंगा, और करनी पड़ेगी उन्हें मदद। भाई क्षेत्र की जनता है, जनता की मदद करनी पड़ेगी उनकी। तीसरा काम हम मदद क्या कर रहे हैं?
मेरी ट्रेनिंग होती थी, जो भी अक्षय जी ने बताया, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके मेरी ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो व्यापारियों के लिए होती थी और पैसे लगते थे उसके। वो ट्रेनिंग पूरी तरह से निशुल्क है, आप YouTube पर जाकर के वो ट्रेनिंग देख सकते हैं। अभी लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग वो ट्रेनिंग अटेंड कर चुके, और बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसमें बताए गए तरीकों को अपनाकर हम कर्जे की दलदल से बाहर निकल रहे हैं। 20 तरीके दिए गए, 20 से ज्यादा तरीके, कोई ना कोई तरीका आपके काम आ जाएगा। देख लो उसमें से कौन सा तरीका तुम्हारे काम आ सकता है। जो तरीका तुम्हें लगे तुम्हारे काम आ सकता है, उस तरीके का इस्तेमाल कर लो अपने लिए। चौथा जो हम मदद कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी मदद है, क्या? सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। ये क्या है? ये यात्रा क्या है? एक कोशिश के सरकार पर दबाव पड़े कि कुछ लोग हैं जो गर्मी नहीं देखते। कितनी गर्मी पड़ रही है यार, सोचिए 1 किलोमीटर पैदल चलना हो ना, हालत खराब हो जाती है। ये लोग 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, हिम्मत की बात है भाई। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उन सारे साथियों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने यात्रा करी है, पैदल यात्रा करी यार इतनी गर्मी में। ये जोश आपको देख के पैदा हुआ था जज्बा, वो जो भी है, लेकिन हिम्मत है। क्योंकि मैं अगर इतनी गर्मी में चलने को कहूंगा ना, 2-4 किलोमीटर बाद मैं चल नहीं पाऊंगा। और 3 दिन में अगर 60 किलोमीटर पैदल चला जाए, 70 किलोमीटर पैदल चला जाए, तो ये तो हिम्मत की बात है भाई। ये दबाव बनाने की कोशिश है। जंतर मंतर पर हम मिले, क्या करा हमने? सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कि सरकार को लगे कि परेशानी ज्यादा है। और दबाव कैसे बनता है? एक तो भीड़ देख करके दबाव बनता है, दूसरा जब आपस में लोग मिलते हैं उससे दबाव बनता है। जैसा भी कलीम भाई ने बताया, अक्षय ने बताया, जैसे किसी भाई ने सवाल किया था कि कोई परेशान कर रहा है, अगर तुमने एक दूसरे की मदद करने की जिम्मेदारी ले ली, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। परेशान पता है कब कर रहा है? जब तुम अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, और वो तोड़ेंगे तुम्हें। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो बांटने का काम करेंगे। तुम अड़े रहना, हमारी एक ही जाति है भैया, हम तो कर्जे वाले हैं, हमारा तो एक ही धर्म है, कर्जे वाले हैं, हमारा और कोई धर्म नहीं है बस। और जब भी कोई बोले कि भाई वोट दे दो, सपोर्ट दे दो, उससे एक ही सवाल पूछो, कर्जा माफ करेगा क्या? सिंपल, और कोई नहीं। अगर वो कहे कि हाँ मैं कर्जा माफ करूंगा, उस नेता का, उस पार्टी का साथ दे देना। हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। ये बात भी समझ लें। कोई पार्टी, लोग कहते हैं आप तो बीजेपी के खिलाफ हो, मैं कहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं कर्जा माफ करो। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो किसी को समस्या नहीं है। समस्या है क्योंकि कर्जा माफ नहीं करना ना, ये समस्या है। दिखावा करना है, वोट ले लेंगे, सपोर्ट ले लेंगे, लेकिन जब मदद करने की बारी आएगी मदद नहीं करेंगे। उनकी असलियत भी तुम पता कर लो। और मुझ पर यकीन ना हो ना, अपने सांसद के पास जाना, अपने विधायक के पास जाना, जिस पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो उस नेता के पास जाना और उससे पूछना क्या तुम मेरी कर्जा माफी के लिए मेरी अपील करोगे? पता चल जाएगा, कहेगा नहीं ये सब नहीं होता हमारे। और इसीलिए मैंने क्या किया, इन सारे नेताओं को एक्सपोज करने के लिए, इनकी असलियत जनता को बताने के लिए देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजे। और पत्र में क्या सवाल पूछा? सिर्फ एक सवाल था कि क्या अपने क्षेत्र की जनता की कर्जा माफी का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते? अभी तक सिर्फ 7 सांसदों के जवाब आए भाई। बाकियों ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर जवाब हाँ में दिया तो फंस जाएंगे। क्यों? इन सबको मैं भेज दूंगा सांसद वहां जाओ, वो कह रहा है भाई माफ करूंगा। और अगर ना में दिया तो फंस जाएंगे, क्योंकि जनता कहेगी जब हमने तेरे को सांसद बनाया और तू हमारा कर्जा माफ नहीं करेगा तो अगली बार हम तेरे को सांसद भी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, 7 ने दिया। और मजे की बात यह, 7 के 7 सांसदों ने कहा हम जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते हैं। 7 ने हाँ कहा है। अब क्या कहा जा रहा है? अब इन सांसदों को कहा जा रहा है अगला मानसून सेशन होने वाला है, सदन में ये मुद्दा उठाओ। ऐसे थोड़ा ही बोल दिया कि हाँ करेंगे, सदन में उठाओ मुद्दा। सदन में प्रधानमंत्री को बोलो कि प्रधानमंत्री जी आपके पास 4 लाख लोगों की जानकारी आई है, उनका कर्जा माफी के ऊपर क्या निर्णय ले रहे हो बताओ। पता तो चले हमारे साथ है कि नहीं है। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनकी भी असलियत बता रहा हूं तुम्हें। मैंने पत्र में एक लाइन और लिख दी थी। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं जानता हूं इनकी नब्ज का है। मैंने पकड़ ली थी नब्ज। क्या लिखा था मैंने लिखा था कि आप जनता की कर्जा माफी में उनके साथ हैं कि नहीं है। 7 दिन के अंदर जवाब दे दे। अगर आपका जवाब नहीं आता है तो माना जाएगा आप जनता के साथ नहीं है।
तो जो जवाब नहीं दे रहे सांसद वो भी सुन ले। सांसद महोदय, अगर जनता को पता चल गया कि आप जनता के साथ नहीं है तो फिर जनता भी आपका साथ देने वाली नहीं है। ये बात समझ ले सांसद। और वर्धा के सांसद को भेजा गया, जवाब नहीं आया अभी तक। जो भी जवाब आएगा, हाँ में आए या ना में आए, पूरे वर्धा में पोस्टर लगाए जाएंगे और जनता को बताया जाएगा सांसद जी जनता के साथ है कि नहीं है। अगर जवाब नहीं आएगा तो ये मान लिया जाएगा कि सांसद साहब जनता के साथ नहीं है और फिर पोस्टर लगाए जाएंगे कि वो जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं कर रहे। और यहां से एक डेलीगेशन भेजूंगा, कम से कम 100 लोग जाना। अक्षय जी हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, उनके साथ जाना, बाकी टीम बना करके जाना। सांसद जी के घर जाके बैठ जाऊं, लेटर में दिल्ली से भेज दूंगा। उनसे बोलो जी इसका जवाब दे दो हाँ या ना, बस। जब तक जवाब दोगे नहीं हम बैठे रहेंगे घर पर। हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो असलियत बतानी है इनकी कि ये जनता के साथ है कि नहीं है। और अगर उसने जवाब हाँ में दिया तो उसे सदन में मुद्दा उठवाएंगे, और अगर ना में दिया तो फिर जनता को बताएंगे कि ये सांसद ये कह रहा है कि मैं जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करता, मैं तो अमीरों की कर्जा माफी का समर्थन करता हूं। फिर सांसद वोट भी अमीरों से ले जाकर के, जनता पे बस मत आना वोट लेने भाई। और सारे सांसद सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सुन लेंगे, उन तक पहुंच जाएगी। सारे सांसद ये बात कान खोलकर सुन ले, अगर जनता की कर्जा माफी पर आपने उनका साथ नहीं दिया तो कल जनता भी आपका साथ देने वाली नहीं है। ये बात कान खोल के सुन ले सांसद। हमारी लड़ाई नहीं किसी पार्टी से भी, कोई सा भी सांसद हो, किसी पार्टी को, हमें फर्क नहीं पड़ता। और सांसद से क्यों, कई लोग कह रहे हैं विधायक से क्यों नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी हूं। मुझे पता है ये जो मुद्दा है आर्थिक मुद्दा है, और इसका अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के पास, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री के पास होता है। ये राज्यों के पास अधिकार नहीं होता कि किसी का लोन माफ कर दिया जाए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो राज्य सरकारों के अधीन नहीं आता। इसलिए केंद्र सरकार से बोला जा रहा है। अगर राज्य सरकार का कोई मुद्दा होता तो राज्य सरकार से बोलते। मुझे पता है मेरी लिमिटेशन क्या है, मुझे मालूम है मैं किससे बात करूंगा तो बात बनेगी। मुझे किसी विधायक से, मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय को डाटा भी भेज रहे हैं, वित्त मंत्री को डाटा भेजा, आरबीआई को लेटर भेज रहे हैं, आपकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन बार बार एक ही अपील कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कर्जे में फंस गया अगर, तो कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत देना, क्योंकि दिक्कत होगी, परेशानी होगी, झेल लेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति ही नहीं रहा, यार वापस कहां से लाऊंगा भाई, आज नहीं तो कल कर्जा माफ हो ही जाना है। अब तो सरकार पे दबाव पड़ ही रहा है। तो जब सरकार कर्जा माफ कर दे और मानो 100 लोग दुनिया से चले गए, अब उन्हें वापस कैसे लाऊंगा। और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एरिया में लोग परेशान कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा साहूकार परेशान कर रहा है, किसी को आपको परेशान करने का अधिकार नहीं है। तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओ और उनकी कंप्लेंट करो, पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे। उन्हें बताओ कि मुझे धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कोई किसी के साथ गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर करता है तो यह अपराध माना जाएगा। अगर मानहानि करता है तो मानहानि का केस चलेगा, धारा 499, 499 और 500, इसमें केस चलेगा उसके ऊपर। मानहानि का केस कर सकते हो आप उसके ऊपर, और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो। और ऐसा हुआ है, कई साथियों ने ऐसा किया जहां पर लोग परेशान कर रहे थे। पुणे की घटना, शायद पुणे में एक परिवार को परेशान किया जा रहा था, वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन चला गया, पुलिस वालों ने बुला लिया उसको, रिकवरी वाले को, आजा भाई। माफी मांगी उसने वहां, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप गाली गलौज नहीं कर सकते। पैसा नहीं दे पा रहा, स्थिति खराब है, लेकिन गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार किसी को नहीं है। और जैसे मैंने कहा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, ना किसी नेता से लड़ाई, ना प्रशासन से लड़ाई, ना बैंक वालों से लड़ाई। तुमने बदतमीजी नहीं करनी किसी के साथ, किसी बैंक वाले के साथ बदतमीजी मत करना, रिकवरी वाले के साथ बदतमीजी मत करना। अगर वो बदतमीजी करे उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए उसने बदतमीजी करी है। बहुत सारी रिकवरी एजेंसियां बंद करवाई अभी हमने। क्यों? क्योंकि गाली गलौज नहीं कर सकता, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। आपके घर आया तो विजिटिंग का लेटर होना चाहिए कि बैंक ने उसको जिम्मेदारी दी है। बैंक में 100 एम्प्लॉय हैं, 100 के 100 आपके घर आ जाएंगे क्या? कोई तो आएगा। कौन आएगा? जिसको लेटर होगा। और बैंक से कोई नोटिस भी आता है आपको, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। नोटिस आया, कोई बात नहीं, नोटिस को खोल लो, पढ़ लो, किसी वकील से सलाह ले लो, मुझसे सलाह लो, मेरी टीम से सलाह ले लो, हम लोग हेल्प कर देंगे कहां से नोटिस आया है और कैसे जवाब देना है। नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, नोटिस लेते नहीं है, किसी ने सलाह दे दी रिसीव मत करो,
पता है क्या होगा? पहला नोटिस आएगा, रिसीव नहीं करेंगे, दूसरा नोटिस आएगा, नहीं रिसीव करेंगे, तीसरा आएगा, फिर कोर्ट से नोटिस आ जाएगा, तब भी रिसीव नहीं करेंगे तो सम्मन आ जाएगा कोर्ट से, तब भी रिसीव नहीं करेंगे, आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पीओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पुलिस आ जाएगी उठाने के लिए। ऐसी गलती नहीं करनी है। नोटिस आया, जवाब दे दो। और बैंक क्या करता है? बैंक नोटिस देकर के, लेटर देकर के जवाब दे मांगता है कि आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, आपकी जो स्थिति बनी वो लिख दो। नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, किसी कारण से तो किस्त नहीं भर पा रहे ना, जो कारण है वो लिखो। और आरबीआई भी कहता है अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी घर में कोई बीमारी आ गई है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई एक्सपायर कर गया, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, अगर वो अपनी जानकारी बैंक को देना चाहे तो दे सकता है, बैंक उसका लेटर रिसीव जरूर करेगा, बैंक लेटर रिसीव करने से मना नहीं कर सकता। फिर भी कई लोग कहते हैं बैंक मना कर रहा है, बैंक लेने का लेटर, कोई बात नहीं, फोन, इस मोबाइल फोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, बैंक में जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर लो मैनेजर साहब की और बोलो उसमें कि आज मैं बैंक आया था, मैनेजर साहब को लेटर दे रहा हूं, मेरी स्थिति खराब है, बैंक वाले लेटर नहीं ले रहे, बस नौकरी चली जाएगी साहब उसकी, क्योंकि लेटर लेना अधिकार है उसका, उसको लेना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है, आपका अधिकार है लेटर देना। एक्शन ले ना ले वो अलग बात है, मदद करे ना करे अलग बात है, लेकिन लेटर लेने से मना नहीं कर सकता बैंक। थोड़े अपने अधिकारों को भी जानो, जागरूक नागरिक बनो। और जो मैं फाइल नंबर आज दूंगा आपको, ये फाइल नंबर तुम्हारा हथियार है, इसको अपने पास रखना। बैंक में जब भी लेटर दोगे, किसी साहूकार से बात करोगे, जिससे भी लोन लिया, उसको बताओ ये मेरा फाइल नंबर है, वित्त मंत्रालय मेरी फाइल गई हुई है, चेक कर ले जाकर के। जब तक सरकार से जवाब नहीं आ रहा, कम से कम तब तक का मुझे समय दे दिया जाए। कई जगह पर समय मिला भी है, डीएम ने भी समय दिलवाया है, खासकर से जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उनकी दिक्कत ज्यादा है। तो अभी मिलूंगा आप लोगों से जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, 1 to 1 बात करेंगे। किसी का कोई नोटिस आया तो नोटिस पे बात करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है 31 मई से पहले 31 मई को भी भरा है अगर, तो उनका फाइल नंबर आ गया है, वो फाइल नंबर दे करके जाएंगे आज। जिन लोगों ने 31 मई के बाद फॉर्म भरा है उन्हें अभी फाइल नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले के कार्यक्रम का समापन करा जाए, मैं चाहता हूं एक बार उन लोगों का स्वागत होना चाहिए जो लोग पैदल आपके लिए इतनी दूर से चल के आए। होना चाहिए नहीं भाई?